Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me, Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. And today we will discuss about the lecture 18, chapter number 4, first year chemistry, in which we talk about the liquids. So let's move toward the board. वेल डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 फिजिकल स्टेट से एसोसिएटेड है. हम पढ़ रहे हैं बुक 1 की फिजिकल स्टेट्स, जिसमें लिक्विड्स का तस्करा होगा. और लिक्विड एक ऐसी फिजिकल स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स और उसके जो सब्सटेंशियल एटम्स हैं उनके दरमियान एक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक खास लेवल होता है, जो कि हायर देन गैसेस होती हैं और लोअर देन द सॉलिड्स होती हैं. यानी इंटरमोलेकुलर जो फोर्सेस होती हैं वो लिक्विड में मॉडरेट होती हैं, गैसेस से ज़्यादा और सॉलिड से कम. इसकी वजह से जो शेप और जो अपीयरेंस होती है, द मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है. इट हैज़ द डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप. वी बेटर नो कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना भी है, लेकिन इसकी शेप जो है वो उसके कंटेनर की शेप होती है. इसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेता है, तो इनडेफिनेट शेप होती है. इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं. लिक्विड एवापोरेशन की प्रॉपर्टी शो करता है. इट एवापोरेट्स. एवापोरेशन इज अ फिनोमिनन व्हिच अकर्स एट ऑल टेंपरेचर्स इन व्हिच अ लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट. ये आप जानते हैं, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे. बॉइलिंग शो करता है, सारी बात है, लिक्विड है बॉयल होता है, लिक्विड है फ्रीज भी होता है आपके पास. इसी तरह आपके पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करता है. और हमारे पास डिफ्यूजन, यू बेटर नो कि जब हमारे पास एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से तो द लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो इस फिनोमिनन को डिफ्यूजन कहते हैं. तो लिक्विड करते हैं ये प्रॉपर्टी थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर इसको बोलें तो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. आगे चलते हैं. स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देन गैसेस, ये मैं बात कर चुका हूं. दे हैव द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस. गैसेस में तो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल तमाम मूवमेंट्स बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही होती हैं, क्योंकि गैसेस में एक मॉलिक्यूल दूसरे से 300 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर अवे होता है. लेकिन लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है. उस वजह से इनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कंपैरेटिव टू द गैसेस रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, थोड़ी कम हो जाती है. तो वही मैंने पॉइंट लिखा है कि इसकी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल, ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है. दीज वर द फ्यू प्रॉपर्टीज नेसेसरी टू रिमाइंड एंड टू रिवाइज सो दैट वी कैन आंसर द एंट्रेंस क्वेश्चंस. अब हम बात करते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं जो कि इनफैक्ट किसी भी फिजिकल स्टेट की अपीयरेंस का बायस बनते हैं. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं दो तरह की फोर्सेस होती हैं, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस फिजिकल स्टेट्स में अपना रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये फिजिकल फोर्सेस हैं, दे आर द फिजिकल बॉन्ड्स. और जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं, दे आर द केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड लाइक आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं. लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. और ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बेसिकली हमारे पास दो तरह की हैं, एक वेंडरवाल फोर्सेस और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड एक फिजिकल फोर्स है, वो भी इंटरमोलेकुलर फोर्स है. और अभी पहले हम वेंडरवाल फोर्सेस पढ़ेंगे. तो वेंडरवाल फोर्सेस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसको हम अभी बारी बारी पढ़ते हैं. हमारे पास वेंडरवाल फोर्सेस में सबसे पहले जो फोर्स है, it's a simple dipole forces. What is a dipole? A molecule which has two poles, a positive pole and the negative pole, a positive and a negative end. तो जब हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड चार्ज कंटेन करते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से इंटरैक्ट करता है, अट्रैक्शन डेवलप होती है. इसको हम इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं. कौन से वाली? डायपोल फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स. यस. और इस ही फोर्स का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कीसम फोर्सेस. यू कैन मेमोराइज फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो ये कीसम फोर्सेस भी हैं. ठीक हो गया. अब
इनकी जो स्ट्रेंथ है आप देख सकते हैं, मैंने रिलेशन की फॉर्म में लिखा बिकॉज दिस इज एंट्रेंस टेस्ट और इसमें एक एक चीज को उन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना है, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये रिलेशन लिखा। यू कैन राइट इट अप, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसकी स्ट्रेंथ? दिस डायपोल डायपोल फोर्स की इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज मीन? हमारे पास अगर एक बॉन्ड है, अगर एक फिजिकल बॉन्ड यानी इंटरमोलेकुलर फोर्स डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स में बन रही है, उसमें से एक मॉलिक्यूल इस तरह का है कि जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस रखता है, मॉलिक्यूल इस तरह है कि उसके दो जो एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब है उसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगी, और जब वो अपने पार्टनर दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो उसमें भी ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होने की वजह से अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतना स्ट्रांग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये रिलेशन एक्सप्लेन करता है। बॉन्ड डिस्टेंस, ऑफ कोर्स अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन पुल वीकर हो जाता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम अट्रैक्शन होगी, उतनी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और मैंने यही लिखा कि डायपोल डायपोल फोर्सेस में जो इनवर्स रिलेशन है दैट इज विद द बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, एग्जांपल्स में आपके पास HCl आ सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोकस कीजिएगा, मैंने HCl किसी खास वजह से लिखा है क्योंकि आगे जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तो मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कंफ्यूज दैट HCl माइट पॉसिबल हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड। नो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल इज डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह हमारे पास एसीटोन आ सकता है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म आ सकता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ सकती हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। वेल, सेकेंड टाइप ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, जिसे हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। ये नाम आपकी बुक में भी आपने याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डायपोल डायपोल फोर्सेस बताई हैं, तो डायपोल में तो दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं, लेकिन ये जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं इसमें दोनों मॉलिक्यूल पोलर नहीं होते, एक मॉलिक्यूल पोलर होता है। वो पोलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस करता है यानी जनरेट करता है उसका डायपोल। एक पॉजिटिव नेगेटिव एंड वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के पास आता है जो नॉन पोलर होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है, उसका पॉजिटिव पार्ट उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्नैच करता है एंड सो ऑन, उसका भी एक डायपोल बन जाता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। आप देख सकते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ डायपोल एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है इसको हम कहते हैं डिबाई फोर्सेस। क्लियर हो गया? अब मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, मैंने मिसाल दी H2O वाटर है, एक पोलर यूनिट है, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। व्हेन यू आर गोइंग टू डिप, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को आप पोलर मॉलिक्यूल वाटर में डिप कर देंगे, तो जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे, इन गैसेस को पास ऑन करेंगे, तो एक पोलर मॉलिक्यूल वाटर का एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करता है, डिसॉल्व होती हैं ये गैसेस। क्यों होती हैं? क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है। कौन सा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जो एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर दिया है, जनरेट कर दिया, और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है जो कि सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी वैन डर वाल फोर्स है दैट इज द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। फ्रिट्ज लंदन वाज अ जर्मन केमिस्ट। 1930 में इसने इसको नोबल गैसेस में डिस्कवर किया था कि नोबल गैसेस इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बट इवन देन व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन इन द ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेस, हमारे पास उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए? तो अभी हम समझते हैं। हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, बोथ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। क्या होता है? उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। कैसे? इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल की फिलॉसफी इजी है अंडरस्टैंड करनी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल का, जितना स्मॉलर साइज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी स्पीड से मूव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे साइज बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल का तो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाती है। सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कभी लेफ्ट पे, कभी राइट पे, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव,
एक लम्हे के लिए, अ मोमेंट्री, इंस्टेंटेनियसली हमारे पास डायपोल बन जाता है और वो इंस्टेंटेनियस डायपोल नेक्स्ट डायपोल को जनरेट कर देता है। ठीक हो गया। और यूं इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो एक दूसरे डायपोल को इंड्यूस कर देता है और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये इसकी स्ट्रेंथ और इसका जो रिलेशन है या डेवलपमेंट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज ज्यादा बड़ा है उनमें ज्यादा डिस्पर्शन होगी, उनमें जो इंस्टेंटेनियस डायपोल्स हैं वो ज्यादा बनने के चांसेस हैं। हाँ, और जितना ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा उतनी ज्यादा इंडक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को कि वो भी पोलर बन जाए, और उतनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी हाई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ होगी। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होगा। दूसरा, एक ही चीज है, बात एक ही है, अंदाज मुख्तलिफ है। जितना बड़ा साइज होगा इसका मतलब है कलेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ज्यादा है। इसी को दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि एक मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे मैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूँ, लाइक ऑक्टेन की बात कर देता हूँ, मैं C10 की बात कर देता हूँ, डीकेन की बात कर देता हूँ। तो ये बिग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डिस्पर्स्ड है। साइज बढ़ाने की वजह से पोलराइजेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और वो चूंकि नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब अगर हम इन तमाम फिजिकल फोर्सेस का आपस में कंपैरिजन करें, दे आर वीकर फोर्सेस बट दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। ठीक है, तो अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर भी जाना है, तो मैंने पहले ही एक जबरदस्त रिलेशनशिप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिख दिया कि अगर एंट्रेंस टेस्ट में आपसे क्वेश्चन कर ले कि भाई आपके पास ABCD 4 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस रिप्रेजेंटेड हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सी है, या कौन किससे स्ट्रॉन्गर है, कौन किससे वीकर है, तो उस तरह के तमाम सवालों को जवाब देने के लिए ये रिलेशन काम आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद द बाय फोर्सेस एंड देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्लियर हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखिए। आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वेल स्टूडेंट्स, हम अभी फिजिकल फोर्सेस पढ़ के आए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 क्वेश्चंस के MCQs के हवाले से, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। Dipole force is present in option A, HCl. Dipole force is present in HCl. Yes. H2O, argon, all. ये ऑप्शंस आपके सामने दी गई हैं। व्हाट विल बी द आंसर? हम देखते हैं कि हमारे पास HCl, H2O, argon एंड ऑल। अगर डायपोल फोर्स देखें तो H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी डिटेल में हम जाते हैं अभी। आर्गोन में तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाती हैं क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मतलब डायपोल तो है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। तो इसका आंसर मेरे पास HCl आएगा। ये पॉपुलर MCQ है, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आपके सामने जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्मिंग द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एंड वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड अ नॉन पोलर एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो आपके पास कौन सी होगी? एक डायपोल है और दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल है। डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, उसको हम डिबाई फोर्सेस कहते हैं। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है अल्फा इज माय आंसर। तो यू कैन गेट द आइडिया ऑफ कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस could be asked in the entrance test. अब हम चलते हैं द हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैंने पहले वेंडरवाल को डिवाइड किया, दूसरा इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? दिस इज electrostatic attraction between the electronegative atom of one molecule and hydrogen atom of another molecule. intermolecular force of attraction है, physical bond है, strongest physical force of attraction है between the two molecules। कैसे बनती है कि मिसाल के तौर पे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और H पॉजिटिव इसी मॉलिक्यूल का एक पॉजिटिव यूनिट है। ये फ्लोरीन नेगेटिव किसी दूसरे HF के मॉलिक्यूल के H के साथ
विदाउट द एक्सचेंज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, विदाउट द शेयरिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, बस जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर देती है, एक अट्रैक्शन डेवलप करती है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन, द फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों एटम्स के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो HCl है दैट इज बॉर्डरलाइन केस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ बॉर्डरलाइन केस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये डायपोल डायपोल फोर्स है। इससे पहले मैंने भी आप देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड में MCQ में भी शेयर किया था। तो हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड, एग्जैक्टली वी नो कितना स्ट्रॉन्ग, इसकी स्ट्रेंथ 1/20 ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है, केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ के 1/20 होता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ फिजिकल बॉन्ड, क्लियर है। So it will never affect the chemical properties of the molecule, it will affect the physical properties of the molecule, exactly, ठीक है। तो मैंने कहा only affect the physical properties, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे फिर मैंने उसी क्वेश्चन को नरेट किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये ऊपर वाले MCQs को मैंने इसलिए रिपीट किया कि वही कॉन्सेप्ट हमारे पास रिपीट हो जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। मैंने HF कहा, HCl कहा, NH3 का, H2O का। हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर जानते हैं उसके बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन है, उसके बाद क्लोरीन की बारी आती है। तो पॉइंट है मेरे पास HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हम जानते हैं कि HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, MCQ याद रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और H2O में, वाटर में, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप पढ़ के आए हैं इस चैप्टर में, द डिटेल इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो दैट कि हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक लोन पेयर चाहिए होता है और एक H पॉजिटिव एटम चाहिए होता है। अगर हम NH3 की बात करते हैं, अमोनिया की, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन एटम है। दूसरे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कम है, ओके। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हाँ जी होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल बनेगा, जी बनेगा, लेकिन कितने? सिर्फ एक, क्योंकि एक लोन पेयर है। हाइड्रोजन भले 3 मौजूद हैं लेकिन लोन पेयर एक है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि एक हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं HF की, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर्स हैं बट 1 हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर मैं बात करता हूं वाटर की, H2O, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही हाइड्रोजन है वाटर में। अब इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में हाइड्रोजन फ्लोराइड के बॉन्ड से वीक है, बट फिनोमिनन ऑफ बॉन्डिंग डुअल है, डबल है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द H2O एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन HF। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे मैंने पूछा कि डायपोल डायपोल फोर्स किसमें है, मुझे पता है कि अल्फा, चार्ली और डेल्टा में मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। आई कैन अंडरस्टैंड इन द सिंपली वे। ये उसी सवाल की रेपिटेशन थी ताकि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ा, आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में उसकी एप्लीकेशंस हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात जो की जाती है आइस की, बर्फ़ के हवाले से की जाती है। हम जानते हैं आइस जमती है जब पानी फ्रीज होता है, पानी टेम्परेचर डाउन करते हैं, बर्फ़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमना शुरू होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुकम्मल फ्रीज हो जाता है वाटर, ओके। कैसे? जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एग्जैक्टली जी होती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आया है, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। हम जानते हैं जब हम इसको फ्रीज करना शुरू होते हैं तो क्या होता है, क्या चेंज आती है। मैंने पॉइंट्स लिखे, देखें। पहली बात तो ये कि जब बर्फ जम जाती है तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं। ये सवाल लिखने की रीजन एक MCQ है जो एंट्रेंस में पूछा गया है। एंट्रेंस में MCQ पूछा गया कि इन आइस total number of bonds formed by oxygen atom, और तो आप बताएंगे क्या,
आप कहेंगे H2O में तो भाई ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिल रहा है, हाँ ठीक है, कौन से बॉन्ड बनाता है, वो तो पानी का मॉलिक्यूल है, वो तो इंट्रामोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, ओके। लेकिन जब बर्फ की बात की, वाटर की नहीं, उसने आइस की बात की, तो हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर आ जाता है। उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम अपने 2 लोन पेयर्स को भी यूज करता हुआ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जो कि फिजिकल बॉन्ड्स हैं। तो आइस में ऑक्सीजन एटम 4 बॉन्ड बना रहा होता है, 2 फिजिकल बॉन्ड, 2 केमिकल बॉन्ड, 2 इंट्रामोलेकुलर बॉन्ड, 2 इंटरमोलेकुलर बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन जिसकी वजह से वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, डायमंड लाइक ज्योमेट्री, जैसे डायमंड में एक टेट्राहेड्रॉन आपस में अटैच होकर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट नेटवर्क बनाती है, इसी तरह आइस में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स हो जाता है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड आइस में फिक्स हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाते हुए हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। 9% वॉल्यूम इंक्रीज करता है आइस का, उतने ही मैस ऑफ वाटर का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स हो जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं और एक डिस्टेंस जनरेट होता है जिसकी वजह से 9% वॉल्यूम आइस का इंक्रीज होता है। तो क्या होता है? तो फिर डेंसिटी कम हो जाती है। कितनी? 9% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो 9% डेंसिटी कम हो जाती है। तो वाटर की सतह पे आइस फ्लोट करती है, हम जानते हैं। अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द आइस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से आइस ऊपर से जमना शुरू करती है और इसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो जिंदा रहती है समंदरों में। अंटार्कटिक जोन में अगर ग्लेशियर्स, समंदर नीचे से जमना शुरू हो तो तमाम एक्वाटिक लाइफ मर जाए, ऐसा नहीं होता। वो ऊपर से जमती है बर्फ, वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, नीचे पानी फ्रीज नहीं होता और वहां पे एक्वाटिक लाइफ जिंदा रहती है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, क्लिनजिंग एक्शन जो होता है, जो जब हम मतलब डिश वॉशिंग या क्लॉथ वॉशिंग की बात करते हैं, तो वो भी जो फिनोमिनन है उसमें जो डिटर्जेंट का पोलर एंड है वो पानी में सोलुबल होता ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, और नॉन पोलर एंड नहीं सोलुबल होता और वो वेव लाइक में मूव करता है और वो सारे गर्दों गुबार को साफ करता है। तो क्लिनजिंग एक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजन ऑफ द लाइफ, the basic command of the life, that is DNA, deoxyribonucleic acid, the RNA ribonucleic acid। ये वो यूनिट्स हैं जिनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस में और स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुआ होता है, जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर या जिसकी जो भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप देख सकते हैं, खैर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल तो नहीं होता, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स को आपने इंटरैक्ट करना हो किसी ऐसे यूनिट के साथ, लाइक वाटर है, उसमें ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसकी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोजन को इंटरैक्ट करके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो काम हो सकता है। इसी तरह जो हमारे पास पेंट्स एंड डाइज हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिनन है, बहुत ज़्यादा विजिबल है। क्लोथिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोथ्स में जब पॉलिएस्टर बना रहे होते हैं या टेरिलीन बना रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का बड़ा बुनियादी रोल आता है। आप लोगों के पास पॉलिएस्टर लिंकेज में ऑक्सीजन भी मौजूद है, वो पार्टनर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये तमाम यूजेस हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल नेचुरल फिनोमिना विच वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो सोलुबल हैं पानी में तो उनकी बेसिक रीजन यही होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टैब्लिश करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, लिक्विड्स पढ़ रहे हैं ना, तो लिक्विड्स का एक निहायत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है एवेपोरेशन। ये जो चंद पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप एक एक वर्ड को एक एक एमसीक्यू समझें। कैसे? व्हाट इज एवेपोरेशन? इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद होता है। समंदरों से, दरियाओं से, नदी नालों से हर वक्त पानी वेपोरेट होता है। पानी की मिसाल इसलिए दी कि हम कॉमनली देखते हैं, हर लिक्विड वेपोरेट करता है। सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल की लेयर होती है वो ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द लोअर मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करती जाती है। एक लेवल आता है कि जो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है बेटा कि वो जंप कर जाता है और वो एज अ वेपर एयर में चला जाता है। ठीक हो गया? evaporation इज अ स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होने वाली चेंज है, और ये हार्ड टेम्परेचर पे होने वाली चेंज है। व्हाट डू यू मीन? आइस सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवेपोरेट करती है, एग्जैक्टली एवेपोरेशन होती है। मैं एवेपोरेशन की बात कर रहा हूं, मैं बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा।
evaporation occurs at all temperatures, MCQ है याद रखना. evaporation is a surface phenomenon, हाँ याद रखिएगा. evaporation is a spontaneous process. ये देखिए पॉइंट्स मैंने लिखे आपके लिए. ये खुद ब खुद होता है, इन विच द लिक्विड चेंज द वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स. ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक फिनोमिनन है. यूजुअली जो एंडोथर्मिक प्रोसीजर्स होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. यूजुअली जो एंडोथर्मिक प्रोसीजर्स होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. एवेपोरेशन वो स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन है जो एंडोथर्मिक है. नेचर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, स्ट्राइकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, पुशिंग अप द मॉलिक्यूल्स इनटू द एयर. ठीक है ना, एवेपोरेशन हो रही है. उसके बाद हमारे पास सरफेस फिनोमिनन मैं बता चुका हूं, और ये हमारे पास कूलिंग फैक्टर है. ऑफ कोर्स व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विल लीव द सिस्टम, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस से निकल जाएगा, जैसे पिक्चर, घड़े में मौजूद पानी ठंडा हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि सरफेस फिनोमिनन चलता है. अब वेपर्स जो बनते हैं वो हाई एनर्जी के लेके उड़ जाते हैं, जिनको वो जो पिक्चर वॉल है जिसके अंदर पोर्स होते हैं एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे पानी ठंडा हो जाता है. इट्स अ कूलिंग फिनोमिनन, आप देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने एवेपोरेशन की डिपेंडेंस बोल ली है. एवेपोरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर डायरेक्टली. आप देखें मैंने एवेपोरेशन लिखा, दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन सरफेस एरिया. इट मींस आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एक ग्लास में रखें, उसी ग्लास को एक प्लेट में फैला दें. आप देखेंगे जो प्लेट में पानी है वो जल्दी खत्म हो गया, वो जल्दी इवेपोरेट हो गया, क्योंकि जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी. तो इट्स अ सरफेस फिनोमिनन. ग्रेटर द सरफेस हायर विल बी द इवेपोरेशन फिनोमिनन. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स आप सर्दियों में कपड़े छत पे फैलाएं तो देर से सूखते हैं, गर्मियों में फैलाएं तो बहुत जल्द सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है. टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा होती है. जब एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा होती है तो वो जल्दी कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में. तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है आपके सामने. ठीक हो गया. उसके बाद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के साथ इनवर्स रिलेशन है. अगर मेरे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसके दरमियान दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब है वो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसका तोड़ने के लिए. एग्जैक्टली जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो हमारे पास फिर वो देर से वेपर्स बनेंगे और हम कहेंगे कि एवेपोरेशन स्लो है. तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो हमारे पास एवेपोरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन में आती हैं. एवेपोरेशन के हवाले से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा. अब हम नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है. एवेपोरेशन की बात कर रहे थे. बॉइलिंग पॉइंट को अंडरस्टैंड करने से पहले वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. मैंने कहा था जब हम एवेपोरेशन की बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं किसी भी लिक्विड को ऐसे कंटेनर में जो ओपन हो. But when we are talking about the vapor pressure, then we shall consider any liquid which is in the closed container. Clear है? So what is vapor pressure? हर लिक्विड evaporate करता है, ऊपर से जब बंद है तो उसके वेपर्स इकट्ठे होते हैं. जब वो वेपर इतने ज्यादा हो जाते हैं तो वो दोबारा कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. वो पहले वेपर्स बनते हैं फिर दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन की है कि पहले वेपर्स बनते हैं, फिर एक वक्त आता है कि ये कंडेंस बैक होना शुरू हो जाते हैं. तो एट दैट टाइम, watch this, the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid, उसी लिक्विड के वेपर्स का अपने ही लिक्विड की सरफेस पे इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर हर लिक्विड का अलहदा अलहदा होता है, और वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का जो भी होता है वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ये मतलब इन दैट सेंस कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करें तो फिर बॉइलिंग फैक्टर में आएगा, जो भी हम पढ़ेंगे. लेकिन हर लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, और उस वेपर प्रेशर की बेस के ऊपर हमारे पास उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल फिनोमेनन है, वो हम रीड अप करते हैं. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने लिखा है इट्स अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. हमारे पास वेपर प्रेशर उसके वेपर्स का अपने ही लिक्विड की सतह पे रिप्रेजेंटेशन है. डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर इफेक्टिंग इंटरेस्टिंग है, इनको जानना जरूरी है. वॉच दिस. फैक्टर्स, नेचर ऑफ द लिक्विड, मैं इसके ऊपर बोलूंगा क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज आएंगे, एग्जांपल भी जस्टिफाई करूंगा. हमारे पास वो कहता है कि जी एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं. लेट्स सपोज इन सारी प्रॉपर्टीज का एक ऐसा लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर नंबर ऑफ
एटम्स डिफरेंट हैं या कम या ज्यादा हैं, तो उनकी नेचर के साथ साथ ही उस लिक्विड का, जैसे वो लिक्विड्स चेंज होते हैं तो नेचर ऑफ लिक्विड पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वेरिएंट करता है। हमारे पास एक लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफरेंट है, दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों की नेचर मुख्तलिफ है। और नेचर में ये तमाम फैक्टर्स आते हैं जिसको मैंने लिखा और अभी मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, जितनी पावरफुल होंगी, उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उतने कम वेपर्स बनेंगे। मटेरियल लिक्विड से गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में उतना ही कम जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी तो वेपर्स कम बनेंगे। ऑफ कोर्स जब वेपर्स कम बनेंगे तो उनका प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर इज लेसर, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है, ये कॉन्सेप्ट को कैरी करता है। दूसरा, टेम्परेचर। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर करते जाते हैं किसी भी एक लिक्विड का, आपकी बुक में टेबल भी बना हुआ है, इथाइल अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है, वाटर है, कोई भी लिक्विड है, जब आप उसका टेम्परेचर रेस करते हैं तो टेम्परेचर रेस करने से इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती हैं, हमारे पास वो वेपराइज होती हैं, ठीक है। हमारे पास जब वो वेपराइज होता है मटेरियल, जितने ज्यादा वेपर बनते जाते हैं उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। हम ग्राफ भी देखते हैं अपनी बुक में कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट करीब आता जाता है वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इस सारी केमिस्ट्री को एक सिंपल एमसीक्यू लेवल पे, इंटरेस्टेड लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इस रिलेशन को देख सकते हैं। दूसरा नंबर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का साइज जितना बड़ा होगा, इसमें दो तीन फैक्टर ले, एक तो मोलर मास ज्यादा होगा, वो बॉयल देर से होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा, साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनेंगे और फिर वो इंड्यूस करेंगे और फिर वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, वो बनाएंगे। तो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से कम वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर कम होगा। ये रिलेशनशिप मैंने साइज ऑफ मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर के साथ जो इनवर्स है उसकी एक्सप्लेनेशन में बताया है। अब देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। हम यहाँ पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का खास प्रेशर है, चैप्टर नंबर 3 में आप डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं उसे। हमारे पास जो भी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सटर्नल प्रेशर है, और जो सी लेवल पे है वो नो दैट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसको हमने मेजर भी किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास उस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से भी वेपर्स अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर्स कम ऊपर आएंगे ना, नहीं आने दिया जाएगा। कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो कम, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में चलते हैं, इनवर्स में। वो कहता है जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा वेपर्स उतने कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर होगा ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ठीक हो गया। और यूं वाइस वर्सा हमारे पास रिलेशन आता है। तो इन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखें। और जहां तक वेपर प्रेशर की एप्लीकेशन है उसको मैं बॉइलिंग पॉइंट में मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं इसकी मेजरमेंट की बात कर दूं, आपकी बुक में बड़ा, द पॉपुलर मेथड इज द मैनोमेट्रिक मेथड, दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेपर प्रेशर। आप क्या करते हैं, एक मैनोमीटर को लिंक करते हैं एक जार के साथ, जिसमें आप डिफरेंट लिक्विड्स रखते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट पे तमाम गैसेस को निकाल देते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर और डिफरेंट प्रेशर्स पर आप उसका वेपर प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो मैनोमेट्रिक मेथड यू मस्ट मेमोराइज। उसमें जो हम फार्मूला यूज करते हैं, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो लिक्विड यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डेल्टा H इज द डिफरेंस ऑफ द हाइट, कि हमारे पास जो मर्करी कॉलम में दो डिफरेंट हाइट्स का चेंज आता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर बाय द वेपर्स एंड द एक्सटर्नल प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में जो आपका वो कंपटीशन डेवलप होता है, उसमें ये जो चेंज इन हाइट होती है वो तमाम हम कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू पुट करें तो हम किसी भी सॉल्वेंट का किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो वेपर प्रेशर की सारी मैंने डिटेल बात की है, दैट इज इन फैक्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, इसका मतलब है उसमें उतनी, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम है,
वेपर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उसका मतलब है उतनी ज्यादा और जल्दी वेपर्स बन रहे हैं, मतलब उसको वेपोराइज करना लिक्विड को आसान है, मतलब बॉयल करना आसान है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट, इट इज अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट एट विच द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स। हमें पता है कि टेंडेंसी हर लिक्विड की वेपोराइज होना चाह रहा है, ऊपर से एयर का प्रेशर उसे रोके हुए है, जब आप उसको रिड्यूस कर देते हैं तो वेपर्स हवा में चले जाते हैं और फिर सारे लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपोराइज कर देते हैं। तो दैट टेम्परेचर पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जानते हैं कि किसी भी एक टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का अगर मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का मान लूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो डेफिनेटली फिक्स है बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर एक बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का फिक्स होता है, क्योंकि उसकी नेचर वही रहती है, उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वही रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करता हूं तो फिर मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ वेरिएबल एंड कैन बी चेंज्ड। अब मैंने एक एग्जांपल दी सिर्फ वाटर की, मैनी एमसीक्यूज आल्सो ऑफ योर बुक, जो कि एमसीक्यूज भी हैं, आप इसको आंसर भी कर देंगे, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट के लिए। हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सी लेवल है नॉर्मल, उसमें 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। इस पर आप देखते हैं कि हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करता है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर 760 जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पर 760 टॉर उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब अगर मैं अब ऊपर से मूव करते हैं, प्रेशर कुकर की बात करूं, जिसमें हम फॉर द कुकिंग एट द ऑल्टीट्यूड एरियाज के, जहां पे खाने को बनाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन ऑल्टीट्यूड एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है ऑल्टीट्यूड पे जाए तो कम होता जाता है। तो आप देखें जैसे मरी में 98 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, क्योंकि उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, 700 टॉर हो गया, एमसीक्यू भी है। अब माउंट एवरेस्ट में चले जाएं, लेट्स सपोज जैसे जैसे हाई आल्टीट्यूड पे जाने वाले जो लोग होते हैं वो जाते हैं, वो अपने साथ गैस सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर खास आपकी मिक्सिंग होती है हीलियम वगैरह की, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है और आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कम होता है माउंट एवरेस्ट की पीक पे? 323 टॉर्स, ये याद रखना है। उस पर वही पानी जो सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, अगर आप सी लेवल से 9 km अबव जाएं माउंट एवरेस्ट की पीक पे, तो वो 69 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। चेंज हो रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। सिमिलरली 23.7 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टॉर कर दें तो रूम टेम्परेचर पे पानी वेपोराइज हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। पानी वही है, नेचर वही है, बट यू आर चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट्स व्हाई योर लिक्विड इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द वेपर्स, द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाटर को बॉयल किया जा सकता है। हाँ, एट दैट स्टेज इट इज पॉसिबल कि गैस से डायरेक्ट, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में चले जाए, बट द प्रेशर इज 4.75 टॉर। और डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, ये प्रेशर कुकर में भी 1489 टॉर है और 11650 11650 टॉर के ऊपर वही पानी डबल दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर सामने आता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकते हैं। एंटीस्ट्रेस में ये क्वेश्चन करेगा कि क्या बॉइलिंग पॉइंट ए बी सी लिक्विड का फिक्स है? आप कहेंगे नहीं है, वेरिएबल है। जी है। तो इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। द वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये जो हमने पढ़ा है एक्सटर्नल प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का रोल, इसका यूज भी तो पढ़ना है ना। इसको क्यों अंडरस्टैंड करते हैं हम, इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, डिस्टिलेशन यू बेटर नो, सेपरेशन, हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, हमारे पास ये ड्राई डिस्टिलेशन होती है जो हम पढ़ के आए हैं। इसके अलावा वैक्यूम डिस्टिलेशन है। व्हाट इज वैक्यूम? खला, वैक्यूम क्रिएट करना, नो
नो पार्टिकल नो मैटर, ओके, इसके जरिए डिस्टिलेशन। तो जब हम जान चुके हैं कि जितना चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा मैटर होगा एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतना फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगी, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। और जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या मास को रिड्यूस करते जाएंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो जो लिक्विड के वेपर्स ऊपर आना चाह रहे हैं उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, वो इजीली आ जाएंगे, वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट बोर्ड में पढ़ा है, ठीक है। अब देखें आप इसको यूज करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक ग्लिसरीन, ये बॉयल करता है 290 सेल्सियस पे, ग्लिसरीन 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, साथ ही डीकंपोज हो जाता है। सो व्हाट इफ यू वांट टू गेट इट, you want to separate it from any kind of the mixture, तो अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे कि द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो भाई ग्लिसरीन को हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल 760 टॉर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जैसे बॉयल होगा वो डीकंपोज हो जाएगा। We do not want to decompose, but at the same time we want to get back the glycerin from this mixture. So what we do, we perform the phenomenon of vacuum distillation. Watch this. हमारे पास the boiling of a liquid below its boiling point, by lowering the external pressure, हम ग्लिसरीन को 50 टोर पे ले जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को 760 से 50 पे, तो वो जो 290 पे बॉयल होता है, डीकंपोज होने का खतरा होता है, वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट स्टेबल विदाउट डीकंपोजिशन मॉलिक्यूल हम सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंजिंग लिक्विड के हवाले से हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसकी डिस्कशन है। एनर्जेटिक्स ऑफ द फेस चेंजेस, फेस चेंज क्या होती है जी? फिजिकल स्टेट चेंज होती है। कैसे होती है जी? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके होती है, जो सारा चैप्टर आज का हमारा लेक्चर उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक सॉलिड स्टेट है, हमारे पास एक लिक्विड स्टेट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा डिटेल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल फिजिकल स्टेट्स which are in our syllabus. I'm not talking about the 7 states which are under discussion, but we will just talk about the 4 states जिसमें हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा है। तो हमारे पास प्लाज्मा की बात भी नहीं करते, दैट्स अ हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर जोन डिमांडिंग, ओके। हम बात करते हैं सिंपल अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनकी। तो मैं उसको ज़हन में रखते हुए अगर आपसे बात करूं तो मैं मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो इसको मैं कैसे सॉलिड को लिक्विड में बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी कर सकता हूं चेंज। हाँ, इसको कहते हैं फेस चेंज। फेस चेंज में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं टूटता। ये एमसीक्यू में सवाल पूछा गया है, एंटर टेस्ट में याद रखना है। नो केमिकल चेंज अकर व्हेन वी सप्लाई हीट बाय टू चेंज इट्स फेज। हमारे पास सिंपल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस टूटती हैं, एक सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो व्हाट इज द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा एचएफ? मोलर the enthalpy change to convert 1 mole of a solid into a 1 mole of a liquid at standard temperature and pressure, atmospheric pressure, not temperature, standard pressure, 1 atmospheric pressure। क्लियर हो गया? तो उसको डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, अब एक लिक्विड है, यू वांट टू वेपराइज इट, यू वांट टू ब्रिंग इट इन द गैसियस और द वेपर फेज, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द लिक्विड इनटू द 1 मोल ऑफ द वेपर्स, तो दैट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन वी। जैसे मैंने मिसाल भी दी है इसकी कि वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.7 किलोजूल पर मोल है। डिफरेंट एनर्जीज लिखी हैं, इसके अलावा मैंने अमोनिया की लिख दी है प्लस 21.7 किलोजूल पर मोल। याद रखिएगा, ये जो फेस चेंजेस फिजिकल स्टेट में मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जा रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है, दे आर एंडोथर्मिक, और जब हम रिवर्स में आएंगे तो दे आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये फेस चेंजेस हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और तीसरी फेस चेंज को भी देखते हैं, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या फिनोमिनन है? When a material directly jumps from solid into the gaseous phase, या ये वो फिनोमिनन है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। एग्जैक्टली तो हमारे पास वो सब्लिमेशन है, एक सॉलिड, the amount of heat required to convert 1 mole of a solid directly into the gaseous phase, that is called as the molar heat of sublimation। in front of you कितनी है? डेल्टा एच एस प्लस 108.4 किलो जूल्स पर मोल। अमोनिया आ जाती है, कैन मेमोराइज इट। अब आगे हम करते हैं
इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए जब हमने बात करनी है फेस चेंजेस की, फिजिकल चेंज की, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू द गैसियस फॉर्म, तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रखना है ताकि इसकी बेस पे हम आंसर कर सकें। हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो इक्विलिब्रियम होता है कि जिसके ऊपर 2 या 3 स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने लिखा है ऑल फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट। हाउ इट इज़ पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल। जस्ट अज्यूम कि जब आप किसी बर्फ़ के पास परचेज करते हैं, किसी बर्फ़ के कारखाने में किसी बर्फ़ वाले के पास खड़े होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि उसमें से पानी के कतरे भी नीचे गिर रहे हैं और बर्फ़ में से वाटर वेपर्स भी उड़ रहे होते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस पानी तीनों फिजिकल स्टेट्स में एट इक्विलिब्रियम पाया जाता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर में भी हो सकता है, वाटर सॉलिड भी होता है, वाटर लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, तो दे कोएग्जिस्ट, दिस इज द स्टेट ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक एमसीक्यू है इस फेस चेंज के हवाले से फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन द लास्ट, वो आप देखें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जेटिक्स ऑफ द फेस चेंजेस, ये एंट्रेंस का सवाल आया हुआ है जो मैंने आपके सामने रखा है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसने, हम जानते हैं डेल्टा एच एफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन है जो कि फेस चेंज ऑफ मेल्टिंग आती है, फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ द सब्लिमेशन है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में जाती है, इसी तरह वेपराइजेशन है। इनके दरमियान एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन किया गया। देखें, डेल्टा एच एफ इज लार्जर देन डेल्टा एच वी, नहीं है, यहीं पे गलत हो गया। वेपराइजेशन हमेशा फ्यूजन से ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन में कहता है डेल्टा इज सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच फ्यूजन, हाँ, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, फिर फ्यूजन एंड वेपराइजेशन का फिनोमेनन गलत हो गया, ये मेरी ऑप्शन नहीं होगी। और चार्ली ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन विच इज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इंटररिलेशन है, वो चार्ली ऑप्शन बनती है, जिसे आप देख सकते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लिक्विड क्रिस्टल की तरफ मूव करेंगे। लिक्विड्स को पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट, बड़ी डिफरेंट, और इसको हम लिक्विड क्रिस्टल इसलिए कहते हैं कि ये वो फिजिकल स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल समवट रिजिड, लीनियर, सॉलिड लाइक होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड शो करते हैं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी सॉलिड जैसे शो करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उनकी जो है वो लिक्विड जैसी होती है। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी नहीं होती जैसी मतलब सॉलिड में होती है, जैसी लिक्विड में होती है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ये एक बड़ा टर्बिड सा एक फेज होता है। सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट फ्रेडरिक रिंटजर ने इसको एक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के एनालिसिस के दरमियान ऑब्जर्व किया था। वो जब कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को हीट करते हैं तो वो 145 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। अच्छा, मेल्ट होने के बाद जब तक कि वो क्लियर नहीं होता, एक सिचुएशन रहती है जिसमें बड़ा एक टर्बिड सा, गदला सा एक लुक लिक्विड की रहती है, लेकिन जब वो प्योर लिक्विड में बनता है कंप्लीट क्लियर होने के बाद, तो वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाता है, लाइट पास ऑन होती है। तो हियर वाज अ क्वेश्चन कि एक सॉलिड से, ठीक है, वो लिक्विड फेज में आ गया एक मटेरियल, और उसके बाद जब एक फर्दर लिक्विड फेज में एंटर हुआ तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से फिर रिसर्च स्टार्ट होती है और लिक्विड क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल कि जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लाइक लिक्विड है, लेकिन उसके जो पार्टिकुलर साइज हैं, जो उनकी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर है, वो सॉलिड लाइक है, तो उनको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स मैंने बता दिया कि फ्रेडरिक रिंटजर ने डिस्कवर की, ये टेम्परेचर और प्रेशर सेंसिटिव होती हैं। जैसे टेम्परेचर या प्रेशर आए तो ये अपनी फेस चेंजेस करती हैं, और उस वजह से इनके बड़े वाइड प्रैक्टिकल यूज हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। मिसाल के तौर पे ऑसिलोग्राफी में, टीवी डिस्प्ले में, एलसीडीज में, मोबाइल फोन्स में, थर्मल कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए, हमारे पास पोटेंशियल फेलियर को चेक करने के लिए, हमारे पास मेडिसिन इंडस्ट्री में। तो ये तमाम यूजेस जो हैं थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, आपने पढ़ने हैं। कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं ताकि एंट्रेंस टेस्ट में इस लिक्विड क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज। अब देखें, पहला एमसीक्यू है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर डिस्कवर्ड बाय, इट्स अ सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी नाम बोला। हम जानते हैं फ्रेडरिक वुलर ने तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। फ्रेडरिक रिंटजर वाज द पर्सन कि जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये फिनोमेनन ऑब्जर्व किया था 1888 में। और फिर उसके बाद दूसरा एमसीक्यू हमें बताता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर द टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसिटिव, एंड बिकॉज ऑफ विच दे यूज्ड टू चेक
मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज की वजह से, उनके मेसोमेरिक स्ट्रक्चर के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होने की वजह से, उनकी प्रॉपर्टीज और कलर्स की डिफरेंट अपीयरेंस की वजह से हम इनको किन किन जगह पे यूज करते हैं। वो पूछ रहा है पोटेंशियल फेलियर, एग्जैक्टली जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोटेंशियल फेलियर होता है तो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल का मटेरियल वहां पे प्लेस किया होता है, और करंट के फ्लो के चेंज होने की वजह से या किसी किस्म के टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वो अपना कलर चेंज करता है। बिल्कुल पोटेंशियल फेलियर को चेक करने के लिए यूज होता है। ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन, जो डिजीज बॉडी पार्ट्स होता है मॉडर्न वर्ल्ड में, उसकी स्किन के ऊपर इन लिक्विड क्रिस्टल्स को लगाया जाता है। हम जानते हैं कि दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट कि जो डिजीज्ड एरिया बॉडी का होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन में फर्क होता है, यानी वहां पे टेम्परेचर का फर्क होता है, और उसके अटैचमेंट की वजह से जो लिक्विड क्रिस्टल लगाया जाएगा उस पूरे बॉडी पार्ट के ऊपर बाकी क्रिस्टल्स का कलर डिफरेंट होगा, और जो 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 डिफेक्टेड जोन होगा, जहाँ पे कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है या जहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड पोर्शन पड़ा हुआ है, उसका कलर डिफरेंट होगा। तो येस, इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री टू चेक द ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन। फिर थर्मल लीकेज मैं बता चुका हूँ, जहाँ से हीट लॉस होगा वहाँ पे भी हमें पता लग जाएगा। ऑल ऑफ देम, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं जिसमें इसको चेक किया जाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है लिक्विड क्रिस्टल्स शोइंग आइसोट्रोपी। यहां पे आपको दो चीजें पता चल गई कि लिक्विड क्रिस्टल्स में एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर नहीं होता, ये चूंकि राउंड हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो आइसोट्रोपिक कोई भी एक प्रॉपर्टी जब इनके साथ चेक की जाती है तो वह हर 360 डिग्री के एंगल पे एक जैसा फिनोमिनन शो करती हैं। तो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब क्वेश्चन कह रहा है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाई? बिकॉज क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल तीन तरह की होती हैं, और ये तीन तरह की जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये इनके अंदर जो लार्ज रिजिड लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी आपस में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से होता है, लेयर्ड की वजह से होता है। एक तरह के क्रिस्टल्स को हम कहते हैं नमैटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक। यस, ऑल टाइप्स ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर आएगा ऑल ऑफ देम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा लिक्विड्स को, हमने लिक्विड क्रिस्टल्स को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसमें मौजूद डिस्कस किए गए तमाम पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे और आप टेस्ट की अच्छी तैयारी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।